हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर प्राइमरली उसकी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, जैसा इस चैनल का नाम भी है, इंट्यूटिव फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल अगर हम एकदम बेयर मिनिमम वर्ड्स में अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो न्यूटन सेकंड लॉ केवल इस इक्वेशन से डिस्क्राइब हो जाता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, इस इक्वेशन से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब हो जाता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स छुपी हुई हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है, जिसको अभी हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात आप ऑलरेडी ज़्यादातर लोग जानते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फोर्स एक कॉज है जिसके कारण एक्सेलरेशन एक अफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बिना फोर्स के कभी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और अगर एक्सेलरेशन है बॉडी के पास में, यानी कि उसके पास में कुछ ना कुछ फोर्स जरूर रहा होगा। और ये बात आप ध्यान रखें कि हम सारी की सारी बात केवल इनर्शियल फ्रेम में ही कर रहे हैं। अभी अभी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर में बताया था कि न्यूटन्स लॉज केवल इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल होते हैं, तो इसलिए हम लोग जो भी बात करेंगे सब इनर्शियल फ्रेम के लिए होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। कभी भी एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, और फोर्स एक कॉज होता है जिसके कारण एक्सेलरेशन का अफेक्ट आता है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया सिंपल सा डेफिनेशन F इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। इसको अगर हम लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो इसको लैंग्वेज में किस तरह से लिखा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका स्टेटमेंट है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object। ये बात सेम है, उसको हमने केवल लैंग्वेज में लिख दिया है। आप इस डेफिनेशन के चक्कर में बहुत परेशान ना हो। अगर आपको ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, डेफिनेशन इन जनरल सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका मानता हूँ मैं। इन जनरल डेफिनेशंस ऐसी ही लिखी जाती हैं क्योंकि उसमें टेक्निकली करेक्ट होने का एक कंपल्शन रहता है। तो अभी हम इस डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, हम लोग प्राइमरली इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो F इज इक्वल टू ma, ये हमारे पास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब हम अपकमिंग पेजेस पर इसकी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स। तो देखिए अगले पेज पर हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो इसके अंदर हम लोग लेते हैं दो बॉडीज m1 और m2 जिनके मासेस अलग अलग है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि m2 का मास m1 से ज़्यादा है। ठीक है, और दोनों के ऊपर हम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि m2 का मास m1 से ज़्यादा है, लेकिन हम फोर्स दोनों बॉडीज़ के ऊपर बराबर लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पता, आपको नहीं पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, और आपके सामने ये सिचुएशन रखी जाए कि अगर m2 ग्रेटर देन m1 है और दोनों बॉडीज पे आप सेम फोर्स लगा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कौन सी बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? ये बात आप इमेजिन कर सकते हो, आप इंट्यूटिवली इसको सोच सकते हो अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ये बात काफ़ी ईजी है इमेजिन करना कि अगर m2 का मास ज़्यादा है और m1 का मास कम है और दोनों पे सेम फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि m2 का एक्सेलरेशन कम आएगा और m1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा। इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a2 विल बी लेस देन a1। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर फोर्स को आप कांस्टेंट रखो तो एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। यानी कि अगर दो बॉडीज हैं अनइक्वल मासेस की, उनके ऊपर अगर आप सेम फोर्स लगाते हो तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इफ एफ इज कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हमको थोड़ी सी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बनी एफ इज इक्वल टू ma इक्वेशन की, है कि नहीं? तो चलिए और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम लोग, उससे हम लोग और स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। देखो फिजिक्स जो है वो एक फीलिंग का, एक इंट्यूशन का सब्जेक्ट है, तो आपको डेली लाइफ से रिलेट करना भी आना चाहिए इन चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट से इसको रिलेट करने की कोशिश की। अब देखिए एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। मान लीजिए कि हमारे पास में दो बॉडीज़ हैं जिनका मास सेम है। अब हमने दो बॉडीज़ ली हैं जिनका मास सेम है। ठीक है, और दोनों बॉडीज़ के ऊपर हम अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं F1 और F2। ठीक है, और हमको ये गिवन है कि F2 जो है वो ग्रेटर देन F1 है। ठीक है, F2 ग्रेटर देन F1 है, दोनों का मास सेम है। तो आपको क्या लगता है किस बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप इसको बता सकते हो। भले ही आपको मान लीजिए F इज इक्वल टू ma इक्वेशन नहीं पता,
उसके बावजूद भी आप डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बता सकते हो कि अगर दो बॉडीज आप लेते हो जिनका मास सेम है, तो जिस बॉडी के ऊपर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे उसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर F2 ग्रेटर देन F1 है तो एक्सेलरेशन 2 विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन 1। यानी कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मास कांस्टेंट है बॉडी का तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो देखो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए के अंदर हमने दो प्रोपोर्शनैलिटीज को शो कर दिया ऑलरेडी। हमने ये शो कर दिया कि अगर आप F को कांस्टेंट रखते हैं तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। हमने ये भी शो कर दिया कि अगर आप मास को कांस्टेंट रखते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। तो देखिए हमने और ज़्यादा इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर ली F इज इक्वल टू एम ए की। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास में एक्सपेरिमेंट 3, जिसके अंदर हमारे पास में दो मासेज हैं M1 और M2। ठीक है, इसके अंदर हमने ये माना हुआ है कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है। ठीक है, M2 जो है वो M1 से ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम अनइक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं F1 और F2, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के अंदर हमको एक्सेलरेशन बराबर प्रोड्यूस करना है। तो मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में दो बॉडीज़ हैं, M2 इज ग्रेटर देन M1। ठीक है, और दोनों बॉडीज़ के ऊपर हम अनइक्वल फोर्सेस लगाते हैं F1 और F2। कंडीशन ये है कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि किस बॉडी के ऊपर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर दोनों का एक्सेलरेशन बराबर प्रोड्यूस करना है तो किस बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आप सोचिए। इसके अंदर आप F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूले को यूज़ मत कीजिए, बल्कि डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से इसको रिलेट करके आंसर करने की कोशिश कीजिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बिल्डअप होगी। तो देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन हमें बराबर प्रोड्यूस करना है तो जो हैवियर बॉडी है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि F2 शुड बी ग्रेटर देन F1, क्योंकि M2 जो है वो ग्रेटर देन है M1 से। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बॉडी का तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो देखो हमने तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज को शो कर दिया। हमने देखो कितना मज़ेदार काम किया है। हमने सबसे पहले ये बोला कि अगर हमारे पास में दो बॉडीज़ हैं और एक का मास दूसरी बॉडी से ज़्यादा है और दोनों बॉडीज़ के ऊपर आप सेम फोर्स लगाओगे तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M शो कर दिया अगर F कांस्टेंट है तो। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये शो किया कि अगर मास कांस्टेंट है तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये शो कर दिया कि अगर A कांस्टेंट होगा तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो देखिए F इज इक्वल टू एम ए, इसके अंदर जो भी परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बनते थे हमने उन सारी प्रोपोर्शनैलिटीज़ को यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ से हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए एक करेक्ट इक्वेशन है। हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये टोटली मैच करती है कि नहीं। कितनी मज़ेदार बात है ये। हमने इसकी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर ली कि F इज इक्वल टू एम ए काफ़ी इंट्यूटिव इक्वेशन है। पर एक बात आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये F इज इक्वल टू एम ए जो है ये एक लॉ है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। फिजिक्स के किसी भी लॉ का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता। फिजिक्स में जो लॉज होते हैं उनके केवल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होते हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब आप एक लॉ को बना पाते हैं, उसको आप मैथमेटिकली डिराइव नहीं कर सकते। हमने पिछले पेजेस पर जो काम किया वहाँ पर हमने प्रोपोर्शनैलिटीज़ को डिस्कस किया हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के पर्पज से। न्यूटन ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब जा करके वो ये बिल्ड कर पाए। तो इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। जितने भी लॉज होते हैं सबके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दोबारा से एम्फेसाइज कर देते हैं कि फोर्स जो है वो कॉज है और एक्सेलरेशन उसका अफेक्ट है। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है F2 और F1। मान लेते हैं F2 इज ग्रेटर देन F1 है, तो हमें निकालना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि F2 माइनस F1 बॉडी के ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा एंड नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो आ जाएगा बॉडी का वो आ जाएगा F2 माइनस F1 अपॉन M। और इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, हम यहाँ पे अगर ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एक सिंपल सा एप्लीकेशन हमने देख लिया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। चलो एक और एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में एक ये ब्लॉक है जिसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं F1 और F2 θ1 और θ2 के एंगल्स पर। अब हमें बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें फोर्स के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो फोर्स के कंपोनेंट यहाँ पे किस तरह से होंगे। यहाँ पे अपन फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा F1 साइन θ1, इधर की तरफ ये आ जाएगा F1 कॉस θ1। ऐसी तरीके से F2 के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। ये आ जाएगा F2 साइन θ2 और इधर की तरफ ये आ जाएगा F2 कॉस θ2। ये हमारे पास में फोर्सेस के कंपोनेंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में वो है ay और x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है ax।
एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस के कारण हो रहा है, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस के कारण हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस अगर बनाएं तो हमारे पास में ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2 इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशन बना सकते हैं F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। इन दोनों इक्वेशन से हम ax और ay की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहां से हमारे पास में नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडर रूट, और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये बातें टफ नहीं है, लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर प्राइमरीली जो काम करने की कोशिश की है वो है कि हम एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि हमने इन 3 एक्सपेरिमेंट से करने की कोशिश की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग और वीडियोस में मिलेंगे और मैं आपको और हेल्प करूंगा इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स बिल्डअप करने के लिए। तब तक आप इन वीडियोस को देखिए, समझिए, रिवाइज कीजिए कंसेप्ट्स को। थैंक यू।